नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है जिंदगी मिलेगी दोबारा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जो मैंने तुमसे लाने को कहा उसे ही ले आओ और उनसे पूछो अगर उसे कुछ चाहिए तो अलग से ऑर्डर करे। कहते हुए अवनी ने मेन्यू कार्ड पर अपनी नजरें गड़ा दी। हालांकि क्रीम युक्त कॉफी उसको पसंद थी, लेकिन वह इस स्थिति में आलोक की बातों में हाँ मिलाना नहीं चाहती थी। आलोक ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे अवनी की पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता हो। अरे, मुझे तो पता था कि आपको क्रीम कॉफी पसंद है। आवाज सुनने के बाद अवनी ने सीधे आलोक के चेहरे की ओर देखा। 4 दिन का बिना मुंडा दाढ़ी वाला तेलिए चेहरे में लापरवाही के लक्षण साफ दिखते हैं। उलझे हुए बालों के गैप से 2-3 पिंपल्स झांक रहे हैं। 2 छोटी आंखों में रात्रि जागरण के लक्षण भी दिखाई दिए। अवनी ने आलोक के चेहरे पर अपनी निगाहें हटाकर फिर से मेन्यू कार्ड पर गड़ा दी। छोटे कपाल पर झुर्रीदार त्वचा की अभिव्यक्ति उसकी मानसिक स्थिति की हालत बयां कर रही थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अवनी को उससे बात करने की कोई इच्छा ही नहीं है। लाल कुर्ती आप पर बहुत अच्छी लग रही है, आलोक ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा। अब लगता है मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा, अवनी ने अपने आप से कहा और आलोक पर नजरें गड़ाए रही। इतनी देर से आने के लिए मुझे माफ करें और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं जोर से बोला, आलोक ने अब थोड़ी धीमी आवाज में कहा। जोर से कहा क्योंकि आप तो मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रही हैं। आलोक के बोलने का तरीका हो या खाना आ जाने की वजह से अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आलोक ने इसे देखा और कहा, देर होने की वजह ट्रेन बस का बहाना देकर झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं सुबह देर से उठा और फिर ओला पर भरोसा कर आपके पास पहुंचा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। परिचित लय में सामान्य स्वर सुनते ही अवनी के चेहरे के भाव बदल गए। आलोक की सहज सरल ईमानदारी से प्रभावित हो जाने से वह फिर कुछ नहीं कह सकी। सुबह आपके फोन आने के बाद ही मैं उठा था, फिर जल्दी जल्दी तैयार होते हुए मैं सेव भी नहीं कर पाया। आलोक ने अपनी कांटेदार दाढ़ी पर हाथ सहलाते हुए कहा। आमतौर पर मुझे 9 बजे तक सोने की आदत नहीं है, लेकिन जब मैं देर रात तक जागता हूँ तो सुबह उठने में देर हो जाती है। और रात में जागने का कारण, अवनी ने कॉफ़ी की प्याली की से चुस्की लेते हुए कहा। मुझे एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए 3 घंटे तक जागना पड़ा। इसके अलावा स्कूल की कॉपी करेक्शन भी पेंडिंग था, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने कारण दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा। आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं? भले ही अवनी को अपने होने वाले पति के पेशे के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनकी लेखन की आदत से वो अनजान थी। क्या करें, लिखना ही पड़ता है जब तक कोई स्थायी समाधान ना मिल जाए। इसे इसी तरह जारी रखना है। पार्ट टाइम कर्मचारी होने का खतरा गंभीर होते हैं। इसके अलावा मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। आलोक की बातें सुनकर विशाल से शादी के कुछ दिनों के बाद की यादें अवनी की आंखों में कौंध गई। तुम कितने झूठे हो विशाल। परमानेंट नौकरी की बात करते हुए तुम इतने दिनों से पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे और अब तुम मुझसे गहने मांग रहे हो। शादी के तुरंत बाद अवनी को विशाल के चरित्र का एक अलग ही रूप पता चलता है। भले ही विशाल एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार का बच्चा था, लेकिन उसके होठों पर हमेशा झूठ बसता था। यहाँ तक कि शादी से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की डींगे मारा करता था, जो पूरी तरह से झूठ था। भले ही अवनी ने अपने दिल में इस भयानक दर्द को महसूस किया, लेकिन उसने अपने परिवार से इस खबर को पूरी तरह दबा दिया। उसने अपने पति की मदद की उम्मीद में फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने एक एक करके शादी में मिले खुद के जेवर भी गिरवी रख दिए, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद भी विशाल बिजनेस में भी तरक्की नहीं कर पाए। बिल्कुल अच्छी व्यापार वातावरण में भी पूंजी की भारी हानि हो रही थी, मानो जैसे हथेली से रेत फिसल रहा हो। अरे बाप रे, आप तो बहुत गुणी आदमी हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद आपको इतना समय कैसे मिलता है? मैं तो ऑफिस से लौटकर सो जाती हूँ, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आप पढ़े लिखे हों लेकिन बेरोजगार हों तो अलबत्ता ऐसा करना पड़ता है। क्या है ना मैडम, अगर ज़मीन मजबूत नहीं होती तो आपको अपनी जड़ें फैलानी पड़ती हैं, जैसे मैं अपनी जड़ें इधर उधर फैला रहा हूँ।
जीवित तो रहना है ना? आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको क्या लगा कि मैं बंजारों की तरह घूमता रहता हूँ? आलोक की यह बात सुनकर अवनी ने शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली। सामने बैठे आदमी ने एक भी झूठ नहीं बोला। पहली नज़र में आलोक को विशाल के पैमाने पर नापना गलत था। हालांकि हाइट विशाल से थोड़ी कम है और विशाल का आलोक की तरह ऐसा गंदा बाउंड्री मार का लुक नहीं था। विशाल हमेशा क्लीन शेव, कटे बालों वाला, बेदाग, साफ त्वचा वाला आदमी था। विशाल का असाधारण ड्रेसिंग सेंस और मर्दाना परफ्यूम से विशाल की आंखों में अवनी खो जाती थी। अपने पिता के बाद विशाल ही अवनी के जीवन का सबसे अच्छा आदमी बन गया था। अरे मैडम, कहाँ खो गई आप? अवनी को मर्दाना आवाज़ मिलते ही हकीकत में वापस लौट आई। फिर उसने आलोक की ओर देखने के लिए आंखें उठाई। उसे यह पता नहीं था कि ऐसी सुंदरता हैंडसम लुक के बिना भी छिपी रह सकती है। उनकी आंखों में एक पारदर्शी ईमानदार व्यक्तित्व छिपा है। वह विशाल की तरह धूर्त नहीं है, बल्कि शुद्ध सोने के समान तेज से परिपूर्ण है। फिर अवनी ने आलोक की ओर देखा और कहा, आप मुझे तुम कह सकते हैं। कितने लोग अपनी गलतियों को इतनी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं? अवनी ने खुद से कहा। विशाल ने भी कभी इतनी आसानी से अपनी गलतियों को उससे साझा नहीं किया। पति होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा अपनी अहंकार की आड़ में अपना राज छुपाया। कभी कभी तो वह अपने जहरीले चरित्र को भी छुपाता था। आलोक ने अपना रुमाल अवनी की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हारा मेकअप थोड़ा बिखर गया है। मुझे लगता है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि तुम बाहर से पसीने के साथ एसी के कमरे में आकर बैठ गई हो। इसे थोड़ा ठीक कर लो। सामने बैठे आदमी के असाधारण ह्यूमन सेंस पर अवनी ने स्तब्ध होकर उसका रुमाल लिया और कहा, मुझे मेकअप करने की आदत नहीं है, लेकिन आज पहली बार आपसे मिलने के कारण, दरअसल फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, है ना? आलोक ने उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए कहा, लेकिन तुमने दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना कंफर्ट जोन क्यों छोड़ दिया? आलोक ने हल्की मुस्कान के साथ फिर कहा, और तुमने नहीं बताया कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हम्म। अवनी ने थोड़ा गंभीर होते हुए अपने शब्दों को व्यवस्थित करना शुरू किया और कहा, आपको तो पता ही है कि मैं एक विधवा हूँ। मैंने अपने पति को शादी के 1 साल बाद एक दुर्घटना में खो दिया। आलोक ने बीच में ही अवनी से कहा, तुम्हारे पति को व्यापार के सिलसिले में शादी के तुरंत बाद दूसरे राज्य में जाना पड़ा। फिर व्यवसाय में कुछ मुनाफा हुआ तो तुम दोनों ने हनीमून पर जाने की योजना बनाई। लेकिन सफ़र के बीच में ही कार के ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर समेत पूरी कार खाई में गिर गई। हाँ ठीक, लेकिन आपको इतना कुछ पता कैसे चला? उसके बाद सुनते ही अवनी के माथे पर चिंता की एक रेखा दिखाई दी। वह जो तुम्हारे रिश्ते को लेकर मेरे पास आई थी, मेरा मतलब है तुम्हारी भूआ, उन्होंने ही ये सब कुछ मुझे बताया। आलोक ने अवनी से कहा, और यह भी कहा कि तुम खाई के विपरीत दिशा में होने के कारण चलती कार से नीचे कूदने में सफल हुई थी। दाहिनी ओर खाई होने के कारण तुम्हारे पति और ड्राइवर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आलोक की बातें सुनकर अवनी के सीने में एक आह निकली। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस दिन को भुलाया नहीं जा सकता। 1 साल बाद विशाल ने अपने टाइट शेड्यूल में से अवनी की इच्छा पूरी करने के लिए समय निकाला और घर लौट आया। हालांकि हनीमून के कंसेप्ट से ससुराल वाले थोड़े नाखुश थे, लेकिन विशाल ने उन आपत्तियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सीधे अवनी के साथ चला गया। विशाल ने अभी अभी व्यवसाय में खुशियों का चेहरा देखा था। अवनी की इच्छा के अनुसार वे दोनों एक लंबी ड्राइव पर निकले। विशाल ने उस दिन अपनी पत्नी के शौक को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही बस और ट्रेन में समय और लागत कम थी, लेकिन कौन जानता था कि विशाल की पहली लॉन्ग ड्राइव आखिरी लॉन्ग ड्राइव होगी। खुशियों के समंदर में तैरते दो युवक युवती जब बाहर की प्राकृतिक सुंदरता में डुबकी लगा ही रहे थे, तभी उनके जीवन पर दुर्भाग्य की छाया उतर आई। एक पहाड़ी पर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को पता चलता है कि कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे, और फिर अगर मैं उस दिन लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं कहती तो वह आदमी आज जिंदा होता। अवनी ने खुद से कहा, कौन जानता था कि हमारी यात्रा का हश्र यह होने वाला था। काश लोग अगर अपना भविष्य देख पाते।
आपने सही सुना। अवनी ने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए फर्श पर अपनी आंखें गड़ा दी। अवनी की आंखों में 2 बूंद पानी जमा हो गया। और जो मैंने नहीं सुना, नहीं जानता, वो? आलोक ने कहा। विशाल के एक्सीडेंट के बाद मेरे देवर की बुरी नज़र मुझ पर पड़ी। विशाल की मौत के बाद मैं ससुराल को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन विवान से बचने के लिए मुझे वहां से भागना पड़ा। अवनी अपने जबड़े को दबाते हुए अपने होने वाले पति को अपने अतीत और वर्तमान बता रही थी। उसी समय कॉफ़ी शॉप की दूसरी तरफ नज़र पड़ते ही उसका सीना कांप उठा। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन वाली टी शर्ट पहने एक पस्त चेहरे वाला एक खूबसूरत युवक उन्हें देख रहा है। विवान! अवनी चौंक कर कह उठी। आलोक के साथ डेटिंग के बाद जब अवनी अपने घर लौटी, तब देर शाम हो चुकी थी। आज पूरा दिन तस्वीर की तरह उसकी यादों में फंस कर रह गया। बीच में कुछ देर अपने अतीत के दुःस्वप्न से मिलना, फिर आलोक का हाथ पकड़कर कॉफ़ी शॉप से बाहर आना और उसी लय में विवान को देखना ही एकमात्र ब्रेक था। लेकिन फिर वह किसी परेशानी में नहीं पड़ी। क्या अभी? उससे मिलकर कैसा लगा? मेज़ पर खाना लगा दूँ? अवनी की बुआ अपने लिए चावल पकाते हुए बोली। शादी के तुरंत बाद बुआ के पति की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के विधवा के सारे नियम कानूनों को अपनाया, जैसे शाकाहारी भोजन करना, बाल छोटे रखना, सफ़ेद कपड़े पहनना आदि। उन्होंने जितना हो सके संस्कार और परंपराओं का पालन किया। रोज़ रोज़ यह उबला हुआ खाना खाकर तुम्हारा मन नहीं भरता है बुआ? अवनी ने अपने गीले बालों को पोंछते हुए कहा। चांदनी देवी ने बिना कोई जवाब दिए गैस की आग धीमी कर दी। फिर जैसे ही मोबाइल फ़ोन ने अपनी उपस्थिति की घोषणा की, अवनी ने डिजिटल स्क्रीन पर अपनी नज़रें गड़ा दी। लाल कुर्ती, चेहरे पर मेकअप, तुम तो आज पहचान में ही नहीं आ रही थी। फिर हंसते हंसते तुम उस लड़की की बाहों में भी लुढ़की जा रही थी। अवनी को अनजान नंबर से आए मैसेज को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अवनी मैसेज बॉक्स में जाकर उसका नंबर ब्लॉक करने जा ही रही थी कि अचानक एक और मैसेज आया। उसे देखते ही उसकी भौहें चौड़ी हो गई। तुम अपने मृत पति के बारे में बहुत डींगे मारती थी। व्यापार में होते फायदा और अचानक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो तुम बहुत रोती बिलखती भी थी। लेकिन क्या तुम जानती हो असलियत क्या है? विशाल तुम्हारे साथ हनीमून पर क्यों जाना चाहता था? क्या मतलब है? विवान क्या कहना चाह रहा है? मैसेज का अर्थ न समझकर अवनी ने अपने आप से कहा। रिप्लाई ऑप्शन को दबाने ही वाली थी कि मोबाइल चार्ज की कमी के कारण स्विच ऑफ हो गया। अवनी ने चिंता मन से फ़ोन में चार्जर की पिन डाली, फिर उसकी निगाहें बिस्तर पर पड़ी। यह किसने दिया? पलंग पर पड़े एक वेलवेट बॉक्स को देखकर अवनी ने अपनी भुआ से पूछा। थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा भाई देकर गया है, चांदनी देवी ने कहा। कुछ दिन पहले ही तो एक सोने का नेकलेस दिया, फिर इसमें क्या है? अवनी ने खुद से कहते हुए मखमल का डिब्बा खोलना शुरू किया। 2 बड़े सोने की झुमकी और एक हल्का सा हार देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। इतने सारे उपहार, लेकिन पहली शादी के गहने तो अब भी हैं बुआ। फिर तो क्या हुआ? चाहे पहली शादी हो या दूसरी, शादी तो शादी ही होती है, बदलती थोड़ी ही है, बुआ ने कहा। अचानक से अवनी की भाभी कमरे में घुस आई। अवनी इस महिला को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। भले ही गोरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन कुछ दिन इनके साथ रहो तो समझ में आ जाता है कि जहर की पोटली इनकी गांठों में है। विधवा होने और अपने पिता के घर लौटने के बाद ननद को बड़ी चतुराई से चिकनी चुपड़ी बातों से पीसना शुरू कर दिया। भले ही उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती हो, लेकिन उसके पिता के घर की दहलीज अवनी के लिए नहीं है, यह वह हमेशा उसके व्यवहार से समझा देती है। चाहे मछली हो या चिकन की तरी, भोजन का शेष हिस्सा ही सौंपने के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन सबको दिखाती ऐसे है कि भोजन का सबसे पहला और अच्छा हिस्सा अवनी को सौंपना चाहती है। आप सही कह रही हैं बुआ, शादी तो शादी है। मेरी बहन की कितनी ही बार शादी हो, मैं उसे व्यवस्थित करके ही उसे ससुराल भेजूंगा। कहते हुए अवनी के भाई कुणाल ने उस छोटे से कमरे में प्रवेश किया। अभी तुमने नहीं बताया कि तुम्हें कान का झुमका कैसा लगा? तुम्हारी भाभी ने इसे खुद पसंद करके खरीदा है। सब मिलाकर 10 तोले से ऊपर है। 10 तोला?
काव्या ने अपने पति को टोकते हुए कहा, आप क्या बात कर रहे हो? नेकलेस ही तो 7 तोले का है। झुमके में 5 तोले सोना लगा है। लेकिन जो भी हो, सब कुछ क्या पैसे से नापा जाता है? क्या मैंने कुछ गलत कहा बुआ? ननद को सुनाकर काव्या ने बहुत तेज आवाज में कहा। अवनी ने अपना सिर्फ सिर एक तरफ झुका लिया और आज सुबह भाई और भाभी की बातचीत उसके दिमाग में दौड़ने लगी। सुबह भाई को भाई दूज की तिलक लगाने जाते समय भाभी की बात सुनी थी। काव्या कह रही थी कि नेकलेस 2 तोले की है, तो फिर सोने की मात्रा क्यों बढ़ाकर बोल रही है? अवनी ने खुद से कहा। कहने की जरूरत नहीं है कि अवनी ने आज सुबह दरवाजे के बाहर से सोने की असली मात्रा अपने कानों से सुन ली थी। बहन, तुम्हारे साथ एक विशेष जरूरी चर्चा करनी है। मैंने तुमसे सुबह कहा था। 1 घंटे में बैठक में आ जाओ, कुणाल ने कहा। और सुनो, अगर तुमको गहने के डिजाइन पसंद नहीं है तो मुझे बताना, तुम्हारी भाभी इसे बदल देगी। मोबाइल पर आए वीडियो को अवनी ने खोला तो मर्दाना पंजे लड़की की गोरी कोमल कमर के आसपास बड़ी ही कुशलता से खेल रहे हैं। बालों को बड़ी ही निपुणता से स्टाइल किया गया है। मेकअप से भरी खूबसूरत महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन मर्दाना आकृति की चौड़ी पीठ ही सिर्फ दिखाई दे रही है। स्मार्टफोन के डिजिटल स्क्रीन पर वीडियो का सारा नज़ारा देखकर अवनी का दिल कांप उठा। फिर जब उसकी नज़र उस आदमी की पीठ पर एक खास जगह पर गई तो उसकी भौहें उठी की उठी रह गई। पीठ पर 2 काले तिल देखते ही अवनी का सीना कांप उठा। विशाल का भी तो ऐसा ही बर्थमार्क था। पीठ के बाएं कोने में एक पंक्ति में 2 काले तिल। अवनी के मन में विचारों का अजीब जाल घूमने लगा। तो क्या वीडियो में दिख रहा मर्दाना आकृति विशाल है? कट। मोबाइल फोन के स्पीकर से आ रही आवाज सुनकर अवनी चौंक गई। आवाज इतनी जबरदस्त थी कि टच स्क्रीन वाला फोन एक झटके के साथ हाथ से फर्श पर गिर गया। अवनी का चेहरा लाल हो गया। टिंग। जैसे ही फर्श पर पड़े मोबाइल ने अपने अस्तित्व की घोषणा की, अवनी वास्तविकता में वापस आ गई। जैसे ही उसने कांपते हाथों से फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो। अवनी ने मानो जवाब देने की क्षमता ही खो दी थी। उसकी आंखें जलने लगी। क्या रे, कानों में रुई गोज रखी है क्या? या अपने पति की वीडियो फुल वॉल्यूम में देख रही हो कि दूसरे किसी की आवाज़ तक नहीं सुन सकती? दूसरी ओर से हा हा करके हंसते हुए उसने कहा, जानता हूँ मेरे भैया की परफॉर्मेंस देखकर ना सुन पाना सामान्य है। भाई मेरा इस मामले में बिल्कुल प्रोफेशनल है ना? यह विशाल नहीं हो सकता। अवनी मन ही मन बुदबुदाई। उसके पैर उत्तेजना से कांप रहे हैं। पति के कुकृत्यों को देखकर उजले कमरे में जैसे काला धुआं उठ रहा हो। वेट करो, मैं और भी कुछ भेज रहा हूँ। आखिरकार वह आदमी मेरा बड़ा भाई था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इससे पर्दा नहीं हटाऊंगा, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। बातचीत खत्म होने के बाद फोन कट गया। अवनी हाथ में फोन लेकर फर्श पर बैठ गई। विवान द्वारा भेजा गया अगला वीडियो चलना शुरू हो गया था। इस बार भी बड़ी उत्तेजित मेकअप से तैयार चिकनी त्वचा की लड़की इस वीडियो में साफ नजर आ रही थी। इस नए वीडियो में नई लड़की को देखकर अवनी की भुएं तन गई। बिना कुछ समझे उसने वीडियो देखना शुरू कर दी। मर्द का चेहरा देखते ही अवनी का दिल कांप उठा। ये तो सचमुच ही विशाल ही है। क्या रे, तुमने अपने पति का करतब देखा? एक अनजान नंबर से कॉल आने पर दूसरी ओर से कहा, यह इलीगल अफेयर मत समझो। यह सभी माल इंपोर्टेड है। ये एक एक वीडियो वायरल होगी और करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, समझी? फोन के दूसरी ओर से हंसते हुए कहा। अपने मृत पति के जीवन के सबसे गुप्त अध्याय को अपनी आंखों से देखने के बाद अवनी ने मानो बोलने की शक्ति ही खो दी। एड्रेनालाइन का अत्यधिक स्राव नसों में बह रहा है, जिससे तेजी से सांस ले रही है अवनी। विशाल की अत्यधिक शारीरिक मेंटेनेंस एक हाई प्रोफाइल जीवन शैली का कारण अवनी को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कौन जानता था कि जिस रूप के मोह में अवनी अंधी हो गई थी वह ऐसा होगा। इसका मतलब विशाल का हमेशा फिट और चुस्त रहने का कारण इसी प्रोफेशन के लिए था। कहने की ज़रूरत नहीं कि पोर्न फिल्मों में अभिनय के लिए शारीरिक सुंदरता ही मुख्य मांगों में से एक है। छी,
लंबे समय के बाद नफरत और घृणा से अवनी के मुंह से सिर्फ छी निकली। उस शब्द को सुनकर फोन के दूसरी ओर से आवाज आई, यह सब तो ट्रेलर था अभी, तस्वीर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हें तो अभी अभी अपने पति के जीवन का एक हिस्सा पता चला है। फिल्म सितारों का भी शायद इतना रंगीन जीवन नहीं होता है। फोन के दूसरी ओर से खिलखिलाते हुए कहा, अरे सॉरी सॉरी, तुम्हारा पति भी तो फिल्म का ही सितारा है, नीली फिल्म का। तुम शायद नहीं जानती, इस फिल्मी दुनिया में उसका नाम आर्यन है। वह बिना चेहरा दिखाए एक बहुत ही लोकप्रिय बॉडी आर्टिस्ट है। उसकी प्रसिद्धि एशियाई देशों में और राज्य दर राज्यों में भी पार कर गई। इस समय अवनी का हृदय व्याकुल और गला प्यास से सूख रहा था। कॉलेज दिन के क्रश की ऐसी कुरूप मानसिकता देखकर घृणा आना लाजमी था। हालांकि वह आदमी मर चुका था, मन की भावनाओं को सुलझाना क्या इतना आसान है? मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था, है ना अभी? जब मैं कॉलेज में तुम्हारे पीछे कैंटीन में कुत्तों की तरह घूमता रहता था, तब तुम मुझे दिखा दिखाकर विशाल के साथ घूमती थी। तुमने भरे कॉलेज में सबके सामने मेरा अपमान किया। क्या तुमको वो दिन याद है? फोन की दूसरी ओर से विवान ने कहा, स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। मैंने तुम्हें कभी भी अभी कहकर पुकारने का अधिकार नहीं दिया, इसलिए अपनी सीमा पार मत करो। अवनी ने विवान के शब्दों के बीच में कहा, और जिसे तुम प्यार कह रहे हो वह वासना के अलावा और कुछ नहीं है। तुमने मेरी अनुमति के बिना महिला शौचालय में प्रवेश किया और मुझसे जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था, याद है? तुम इसे प्यार कहते हो? अवनी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अवनी ने विवान से कहा, अब विशाल मर चुका है। एक मरे हुए आदमी की गंदी जिंदगी की कहानी दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? उसकी बातों का सीधा जवाब दिए बिना विवान ने कहा, मैं तुम्हारे विश्वास पर चोट करना चाहता था। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने इतनी देर से इन सब बातों को तुम्हें क्यों नहीं बताया? सबूत तो मेरे पास बहुत पहले से ही था, शादी के पहले से। ऐसा लग रहा था जैसे अवनी के सिर में कुछ भी नहीं घुस रहा। इतना बड़ा विश्वासघात! तुम्हारे पति परमेश्वर लंबे समय से ही इस पेशे में शामिल थे। बाद में खुद ही इन फिल्मों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब कच्चा पैसा हाथ में आने जो लगा था। क्या समझी अवनी डार्लिंग? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह व्यवसाय तुम्हारे गहनों की गिरवी रखने से ही शुरू हुआ था। इरादा तो कुछ और ही था, लेकिन यह हो नहीं पाया। तो क्या विवान ने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया? एक के बाद एक सबूत के टुकड़े से उसकी विश्वास व्यवहारिक रूप से टूटने लगा था। बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी उसे। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।